एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉलोनियलिज्म एंड ये कैसे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा ये कोरिलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि कॉलोनियलिज्म होता क्या है। इसमें क्या है कि एक पावरफुल कंट्री जो है एक और कंट्री जो कि वीक है उसको कंट्रोल करेगी एंड उसको रूल करेगी एंड उसके जो रिसोर्सेज होंगे वो अपने ही बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेगी। जो कंट्रोल्ड कंट्री है वो अपनी फ्रीडम लॉस कर देगी एंड सारे के सारे जो रूल्स हैं पॉलिसीज़ हैं वो सारी की सारी रूलिंग कंट्री की चलेगी, जो पावरफुल कंट्री होगी उसकी चलेगी। जैसे कि हमारे इंडिया के साथ हुआ था। हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था फ्रॉम 1757 टू 1947 तक जो है इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था। तो यहाँ पर जो हमारे पास पावरफुल कंट्री है वो ब्रिटिश की कंट्री है ना, एंड हमारी वीक कंट्री इंडिया है। सो सारा रूल्स रिसोर्सेज रूल कौन करेगा यहाँ पर? जो पावरफुल कंट्री होगी। रिसोर्सेज किसके यूज़ होंगे? वीक कंट्री के। किसके बेनिफिट के लिए? पावरफुल कंट्री के लिए। ये होता है कॉलोनियलिज्म। इसका मीनिंग क्या है कि जब एक पावरफुल कंट्री वीकर कंट्री पर अपना रूल जमाएगी, उसे कंट्रोल करेगी एंड उसके लैंड्स एंड रिसोर्सेज को यूज़ करेगी अपने ही बेनिफिट के लिए। फिर है जी डेफिनेशन। कॉलोनियलिज्म क्या है? इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ वन कंट्री रूलिंग ओवर अनदर कंट्री कंट्रोलिंग इट्स गवर्नमेंट, इकोनॉमी एंड द रिसोर्सेज। फिर इसके आते हैं टाइप्स। हमारे पास इसके 4 टाइप्स हैं: सेटलर, एक्सप्लॉयटेशन, प्लांटेशन एंड इकोनॉमिक। ठीक है जी। सबसे पहले सेटलर जो कॉलोनियलिज्म है उसे समझिए। यहाँ पर क्या है कि दूसरी कंट्री के लोग जो हैं वहाँ से मूव हो जाएंगे और जो कंट्रोल्ड कंट्री है वहाँ पर सेटल होने लग जाएंगे। तो ये हो गई सेटलर। फिर है जी एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि इंडिया में हुआ था कि जो रूलिंग कंट्री है वो वहाँ पर जो है ब्रिटिश के लोग आकर रहेंगे नहीं, सेटल नहीं होंगे, पर उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसकी लेबर्स हैं, उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखेंगे। जैसे कि ब्रिटिश रूल हुआ था इंडिया में, उन्होंने रॉ मटेरियल्स लेने के लिए इंडिया को इस्तेमाल करा था। फिर है जी प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म। यहाँ पर जो है फोर्स्ड लेबर लगाकर एग्रीकल्चर, प्लांटेशन यानी एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड होगा, यानी कि सारी लैंड का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा फार्मिंग के लिए, फोर्स्ड लेबर यहाँ पर लगाई जाएगी। फिर है जी इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली जो है जो पावरफुल कंट्री है वो वीक कंट्री को कंट्रोल नहीं कर रही, उसे रूल नहीं कर रही, बट इनडायरेक्ट वे में उससे कर रही ही है कंट्रोल। किस तरीके से? इनडायरेक्ट वे में, ट्रेड से, बिजनेस से या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस से। जैसे कि कोई पावरफुल कंट्री ने किसी वीक कंट्री को लोन दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा इससे? जो पावरफुल कंट्री है वो अपने सारे रूल्स जो भी अपना वो करवाना चाहती है उसे रूल करेगी एंड जैसे वो चाहेगी वैसे ही वीकर कंट्री को करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने लोन ले रखा है। सो अब क्वेश्चन है कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा? उसके रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं। सो ब्रिटिश जो रूल है वो इंडिया में 200 सालों तक रहा था। बहुत फाइट करनी पड़ी थी इंडिपेंडेंस के लिए। ऐसा क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगा? क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा जो हैं पावरफुल थे और इंडिया के लोगों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस वो हर बार ऐसे लगा देते थे कि इंडिया के लिए फ्रीडम हासिल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। क्या क्या रीजंस थे? कि ब्रिटिशर्स की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ही फॉलो करने पड़ते थे। उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगा दी थी जिसमें उन्होंने लोगों को अलग अलग बेसिस पर डिफरेंट चीज़ों पर अलग अलग कर दिया था। रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट, ठीक है जी, इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी थी ताकि इंडिया के जो लोग हैं वो इकट्ठे ना हो। इकट्ठे नहीं होंगे तो वो लड़ेंगे भी नहीं इकट्ठे होंगे। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो वो लड़ नहीं पाएंगे। सारी वेल्थ इंडिया की ले ली गई थी। जो पैसा था, गोल्ड था या कोई भी एग्रीकल्चर में भी जो कैश क्रॉप्स जो हैं वो यूज़ करते थे, उगाते थे, तो वो सारा कुछ वो ले गए थे। सभी रिसोर्सेज ले गए थे इंडिया से ब्रिटिशर्स। तो इंडिया जो है वो पुअर हो गया था। ठीक है जी। पहले सोने की मुर्गी कहा जाता था, अब तो इंडिया के पास है नहीं तो फिर कहाँ से सोने की मुर्गी रहेगी? सब ब्रिटिशर्स ले गए। फिर है जी इंडियन इंडस्ट्रीज़ वर डिस्ट्रॉयड। इंडिया में जो पहले जो इंडस्ट्रीज़ थी
वो डिस्ट्रॉय हो गई। लोकल बिजनेसेस उन्होंने बंद कर दिए। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो उनके बेनिफिट की चीज़ें थी वो ही यहाँ पर बनाई थी, रेलवेज बनाए थे या कोई और जिस टाइप की भी उन्होंने इंडस्ट्री बनाई या एग्रीकल्चर का हेल्प लिया, वो सिर्फ उनके भी फ़ायदे के लिए था, नॉट फॉर द इंडियंस। फिर इंडिया के लोग इकट्ठे नहीं थे, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लीडर्स के जो ओपिनियंस थे वो सभी डिफरेंट थे। तो उन्हें उनका दिमाग जो है, उनमें सभी दिमागों में अलग अलग ओपिनियंस थे, तो उस वजह से लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो इकट्ठे होंगे, एक और एक 11 होंगे, तभी जो है वो लड़ सकते हैं। तो ये चीज़ थी। ब्रिटिश के लॉ और पनिशमेंट इस टाइप की थी, इतने बेकार, इतने ज़्यादा हार्श स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता था उनके सामने जो है वो लड़ने का। इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग जो है अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, सो उन्हें अपने राइट्स का पता ही नहीं था कि उनके साथ कितनी इनजस्टिस हो रही है, उनको पता ही नहीं, तो वो कैसे लड़ेंगे। कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन, सारे न्यूज़पेपर्स, रेलवेज, पुलिस, सब कुछ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। तो इस टाइप के जो मैसेजेस हैं उन्हें स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। स्लो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इसका मतलब है कि लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। पहले बिल्कुल थोड़े से लोगों को फ्रीडम चाहिए थी, पर धीरे 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 जो है लोग इकट्ठे होते गए, यूनाइट होते गए, एंड नेशनलिज्म जो है उसका फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। फिर फियर ऑफ ब्रिटिश पावर, ये हम कर चुके हैं कि बहुत सारे इंडिया के लोग जो है वो डर रहे थे ब्रिटिश रूल से, क्योंकि उनकी पनिशमेंट एंड लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। फेलियर ऑफ अर्ली रिवोल्ट्स, 1857 की जो रिवोल्ट थी वो फेल हो गई थी क्योंकि प्रॉपर लीडरशिप एंड यूनिटी नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स का यूज़ करा था। जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश आर्मी का ही पार्ट थे, वो इंडिया के होके भी ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे, है ना। तो इंडिया के लोगों को ही वो मार रहे थे, तो उनकी जो आर्मी थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वर्ल्ड वार वीकेंड ब्रिटिश रूल, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तब ब्रिटेन ने अपनी लूज़ कर दी मनी एंड पावर, जिससे इंडिया के लिए थोड़ा इजी हो गया था लड़ना। एंड देन है जी गांधीज नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स टुक टाइम, जो भी इन्होंने गांधी जी ने अपने करे, क्विट इंडिया मूवमेंट करी या नॉन कोऑपरेशन एक्ट करे, तो ये नॉन वायलेंस बेस्ड थे, पीसफुल थे, तो बहुत साल इसलिए भी लग गए। फिर रेवोल्यूशनरीज वर किल्ड, जो हमारे पास फ्रीडम फाइटर थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे और जो हैं लोग, उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था या एग्जीक्यूट कर दिया गया था स्ट्रगल को स्लो डाउन करने के लिए। ब्रिटिश प्रॉमिस्ड रिफॉर्म्स टू डिले द फ्रीडम, उन्होंने अपनी जो है गवर्नमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए थे ताकि कुछ लोग लाइक खुश हो जाएं, ठीक है उन्होंने इतनी छूट तो दे दी, फिर क्या ठीक किया है, फिर क्या रह लेते हैं, क्या लोड़ है फ्रीडम की, ऐसे करने लग गए। तो ये चीज़ थी। फिर है जी लैक ऑफ मनी एंड वेपन्स, लोग को जो ब्रिटिशर्स थे वो रिच थे, वेल आर्म्ड थे, इंडियन फाइटर्स के पास कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। रिलीजियस एंड रीजनल डिफरेंसेस, कुछ इंडियंस जो है फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे रिलीजियस और रीजनल इंटरेस्ट की वजह से। देन सुभाष चंद्र बोस जी की जो स्ट्रगल थी उससे भी बहुत सारा टाइम लग गया, विच इज़ INA, उसने भी ब्रेवली यहाँ पर फोर्ट करा पर वो डिफीट नहीं कर पाए थे, ठीक है जी। फिर फाइनल पुश बाय मास मूवमेंट्स, जब उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, सेक्रीफाइसेस करे एंड बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, तब फिर उसके बाद धीरे 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 एंड फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ऑन 1947। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े ब्रिटिश रूल को डिफीट करने के लिए, एंड बहुत स्ट्रगल के बाद जो इंडिया है उसे इंडिपेंडेंस मिल गई ऑन 15 अगस्त 1947। सो आज की इस वीडियो में आपको कुछ समझ आया हो, इजी लगा हो,
टॉपिक क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।